Jai Hind, welcome friends to this power-packed information-rich session of research editorial analysis powered by Growthmount UPSC. I am Dhruv Jani. Radius Ideas for the Himalayas. It is the title of an article which is published in today's The Hindu and it will be the cornerstone of our today's session. आज हमारी जो पूरी चर्चा है वो यह वर्दी आर्टिकल में से करेंगे। बहुत ही कीमती आर्टिकल है क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि हम एडिटोरियल्स को एज ए एलोन नहीं देखते, एज ए एलोन एडिटोरियल्स का स्टडी नहीं देखते, मगर इसको हम लोग एक गेटवे की तरह देखते हैं, गेटवे टू करंट अफेयर्स एंड गेटवे टू आवर जनरल स्टडीज़, या आप कह लीजिए गेटवे टू द स्पीयर ऑफ आवर जनरल स्टडीज़। तो बहुत ही मायने रखते हैं ये लेख हमारे लिए, मगर इसमें से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो हमें फिल्टर करने होते हैं, उसमें से चयनित करने होते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग यहाँ आपके सामने चर्चा करते हैं। अगर संबंध देखें इसका हमारे परीक्षा विषयों के साथ, तो सर्वप्रथम GS 3 में एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय, और सामने सेम पेपर मगर सब्जेक्ट होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ एक बड़े से बड़े डिजास्टर की भी चर्चा यहाँ हुई है और पर्यावरण की चर्चा भी यहाँ की गई है पूरे लेख में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अप्रत्यक्ष संबंध देखें तो इसका प्रत्यक्ष संबंध पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ तो है ही है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। देखिए, अधिकांश जो आर्टिकल्स होते हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ होता है, क्योंकि यहाँ हमारे भारत में हमारी भारत की जो प्रशासन नीति है उस ढांचे के मुताबिक, हमारे संविधान के मुताबिक हमारी सरकारों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है ज़्यादा पक्षों के साथ डील करने के लिए। तो इसी की वजह से ये एक सामान्य सा कारण है कि इसकी वजह से ही ज़्यादातर जो महदंश जो लेख होते हैं, या आप कह लीजिए बहुसंख्यक लेख, वे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ संबंध रखते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, प्रत्यक्ष हो, या चाहे वो इनडायरेक्टली हो, परोक्ष हो। ठीक है, तो यहाँ भी सरकारी नीतियों की भी बात की गई है और इनफैक्ट सरकारी नीतियाँ की बदौलत ही आज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की कगार पर खड़े हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कगार पर पड़े हैं, जिसमें महदंश तक सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार है। तो देखते हैं पूरा लेख थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा अच्छा है, एक उच्च कक्षा का, आप कह लीजिए उच्च कोटि का प्रबंध हम कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स की भी यहाँ बात की गई है, और हालांकि यहाँ सीमा विवाद की बात नहीं की गई है, क्लियर, कोई डिफेंस व्यू नहीं है, कोई मिलिट्री व्यू नहीं है, मगर एक एनवायरमेंटल व्यू है कि कैसे इन दोनों के बीच की जो आज की परिस्थिति है, तंग परिस्थिति, वो कैसे फर्दर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ट्रिगर कर सकती है, उसका जिक्र यहाँ किया गया है। तो देखते हैं, 3 चरणों में देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, उसके बाद मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल यानी कि हाइलाइट्स देखेंगे आर्टिकल की, और उसके बाद जो रिसर्च्ड कंटेंट है उसका भी जिक्र करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम लेख का फोटो देख लेते हैं। बहुत ही तगड़ा लेख है और CP राजेंद्रन के द्वारा लिखा गया है। ये प्रोफेसर है, देखिए यह पूरा लेख है, बहुत ही बड़ा है, और ये प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में, जो कि बेंगलुरु स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु, यहाँ प्राध्यापक है और साथ में राइटर भी है। तो उन्हीं की कलम से यह लेख लिखा गया है, जिससे हमें कुछ माहिती है जो है, कुछ तथ्य जो है वो अच्छे खासे जानने को मिलते हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे के हमारी चर्चा में करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम निष्कर्ष को देखते हुए, भारत चीन के बीच जो स्पर्धा चल रही है हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत मथकों की श्रृंखला को विकसित करने के लिए, लेख में उसकी निंदा की गई है। यस, हमने बात की इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, तो इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स में संभव है कि सीमा विवाद के परे कोई आप कह लीजिए कोई विषय भी हो, जैसे व्यापार संबंध हो, या आप कह लीजिए दोनों की नीति जो है सीमा वाले क्षेत्र में, उस नीतियों में फेरफार। ठीक है, सिर्फ युद्ध ही करेंगे या आप कह लीजिए सिर्फ हमला करने से ही दोनों के बीच में स्पर्धा नहीं आएगी, मगर अन्य ऐसे कई पहलू है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है जिस पर
विपरीत नीतियों से एक दूसरे के साथ जो है एक कट थ्रोट कंपटीशन हो सकती है, और वो आज के दिन भारत और चाइना के द्वारा चल रही है। कहाँ चल रही है? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन, as we all know, Himalaya dominates the climate of entire Indian subcontinent. एंटायर एशिया कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से हिमालय इज होम टू नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स, होम टू नंबर ऑफ ग्लेशियर्स विच आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है, तो यह पानी का प्रबंधन भी एक अपने आप में ही एक आज के समय एक मसला बन गया है, चाहे वो सीमा के इस तरफ हो भारत के लिए हो, चाहे वो सीमा के उस तरफ हो चाइना के लिए हो। और जब से चाइना ने तिब्बत को निगल लिया है, ठीक है, अपने में समाहित कर लिया है, तो तब से तिब्बत का पूरा प्रदेश जो है वो चाइना के नियंत्रण में है। चाइना विकासात्मक कार्यों के नाम से तिब्बत में एक ऐसी जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर कर रहा है, ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहा है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है, और सामने भारत भी उसे रिटेलिएट करने के लिए, उसे सामने जवाब देने के लिए भारत को भी यह सब करना पड़ता है। तो इन सब बातों में जो हिमालय का रीजन है उसका शोषण हो रहा है। और यहाँ एक बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए, हिमालय का रीजन हमें मालूम है कि सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट डेंजरस फॉर अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, भूकंपग्रस्त पूरा प्रदेश है। तो ऐसे प्रदेशों में ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की स्थापना सीमा के उस पर हो या इस पर हो, प्रकृति तो सीमा नहीं देखेंगी कि भारत में कम है तो भारत में ज़्यादा नुकसानी नहीं होगी, चाइना में ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा नुकसानी होगी, प्रकृति यह भेद नहीं करेगी, ठीक है। तो पूरे हिमालयन रीजन में जो हमारी आज यह स्पर्धा है, यह स्पर्धा एक विकट परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में मानव हस्तक्षेप भावी संकट उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ की गई है। यस, आज जो हमारा हस्तक्षेप है, इंटरफियरेंस है, यह पूरे के पूरे भूकंपग्रस्त क्षेत्र में, जो कि हिमालयन रीजन है, हमें मालूम है सिस्मिक जोन 5 में आता है, और 5 मतलब मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। तो यहाँ मनुष्य की छेड़छाड़, मनुष्य का हस्तक्षेप वो अपने आप में ही एक बड़ा सा संकट को जन्म देने वाला है। देखते हैं आगे। देखिए, अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए लेखक द्वारा कुछ तथ्य भी यहाँ पेश किए गए हैं। यस, लेखक ने अपनी जो बात रखी, अपनी जो चिंता है वो व्यक्त की, तो वो चिंताओं को एक सपोर्ट देने के लिए, वह बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने कुछ तथ्य भी रखे हैं, कुछ अपना संशोधन भी रखा है, यानी कि कुछ आंकड़े रखे हैं जो हम लोग आगे इस हाइलाइट्स में देखेंगे। देखिए, लेख के मुताबिक सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट यूथ लीग चाइना की वेबसाइट पर एक लेख प्रदर्शित हुआ था जो यहाँ आधारभूत है। लेखक ने क्या किया कि एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो जिसे CPC हम कहते हैं, उसकी एक यूथ विंग की एक वेबसाइट है, तो उसमें एक लेख प्रदर्शित हुआ था जिसमें ऐसा लिखा गया था कि चीन अपने 14वीं पंचवर्षीय योजना में यारलुंग ज़ाम्बो नदी के ऊपर एक जल विद्युत योजना का निर्माण करेगा या करने वाला है। देखिए, यह जो यारलुंग ज़ाम्बो नदी है वो तिब्बत के मेडोंग काउंटी से प्रसार होती है। काउंटी यानी कि प्रदेश, ठीक है, किसी भी रीजन को काउंटी कहा जाता है। तिब्बत का मेडोंग काउंटी, मेडोंग रीजन है, यहाँ से यारलुंग ज़ाम्बो नामक नदी जो प्रसार हो रही है, बड़ी नदी है, हिम नदी है, पेरिनियल है, तो इसके ऊपर चीन एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, उसके जो है वो बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक यहाँ बात प्रदर्शित हुई। अब इसको भारत को जवाब तो देना ही है, क्योंकि चीन हमारा कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फ्रंट हो, चीन तो हमारा प्रतिस्पर्धी है, चीन तो हमारा दुश्मन है। तो भारत ने भी जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश के तहत 2 ये ऐसे पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापने की जो घोषणा है वो कर दी है, सिर्फ चीन को जवाब देने के लिए, ठीक है। और अब हम लोग यह योजना को पूर्ण भी करेंगे, कितने अरबों रुपए खर्च करके, जैसे चीन कर रहा है। और ये जो मेडोंग काउंटी है ये अरुणाचल से एकदम नजदीक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश से बहुत करीब। तो भारत ने भी ये जो 2 प्लांट है ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थापने की बात की है, स्थापने की घोषणा की है। चीनी प्रशासन के दावे के मुताबिक, देखिए चीनी प्रशासन ने ऐसा दावा किया है कि यह जो हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीरीज है, हमारी जो प्लांट है वो चीन को मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? 2030 तक कार्बन एमिशन पीक तक पहुंचना। कार्बन एमिशन पीक समझते हैं, यह एक टेक्निकल टर्म है जो कि नई टर्म है, और जब से ग्लोबल वार्मिंग आया है मार्केट में तब से यह टर्म का उद्भव हुआ है, तो उसको देखेंगे। मगर अभी याद रखना है कि चीन यह पैमाने पर 2030 से पहले पहुंचना चाहता है। यह पैमाना है कार्बन एमिशन पीक का, और वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी बनना है चीन को। चीन को कार्बन न्यूट्रलिटी भी बनना है, यह भी एक नया कॉन्सेप्ट है। जब से कार्बन एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सब चीज़ों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बढ़ने लगा, जब इनका दबाव प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा पड़ने लगा, तब से यह जो टर्म्स है वे एक चर्चा का विषय बनी रही है। तो जिसका जिक्र हम लोग आगे यहाँ मैंने किया है आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए, आगे करेंगे। मगर अभी हमें याद रखना है कि चीनी प्रशासन ऐसा क्लेम कर रहा है कि हम लोग जितने भी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो योजना है उसको स्थापित करेंगे तो उतनी ही हमें यहाँ मदद मिलेगी कार्बन एमिशंस के पीक तक पहुँचने की और कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुँचने की। तो चीन ऐसा क्लेम कर रहा है। देखिए, अगर ये 2 टर्म को समझना है तो सबसे प्रथम कार्बन एमिशंस पीक को देखते हैं। उसे पीक एमिशंस भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी देश प्रदेश 5 वर्ष या उससे अधिक समय में कार्बन एमिशन में कटौती करे 10% या उससे अधिक। अगर चाइना का पीक एमिशन 100 है, ठीक है, रिकॉर्ड पीक एमिशन 100 है, तो चाइना को 5 वर्ष या उससे अधिक समय में 10% से अधिक जो है कटौती करनी है। यानी कि जो 100 एमिशंस है वो 5 वर्ष या उससे ज़्यादा समय के अंदर 90 से कम होने चाहिए, 90% से कम करने होंगे। ठीक है, तो चाइना बोल रहा है कि हमें यह पावर प्लांट हमारा उद्देश्य तक पहुंचाएगा, उद्देश्य में पहुंचने में मदद करेगा। और सामने अगर देखें व्हाट इज कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन व कार्बन शोषण, कार्बन एब्जॉर्प्शन के बीच में संतुलन को कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। यस, अगर आपके देश ने 10 एमिट किया और सामने 10 को आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, टेक्नोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आप कार्बन न्यूट्रल हो, कार्बन न्यूट्रल हो। और कार्बन न्यूट्रलिटी ही आज के समय की मांग है। आज क्या हो रहा है, वी आर नॉट कार्बन न्यूट्रल, एनी नेशन इज नॉट कार्बन न्यूट्रल। उसमें भी जो ज्यादा गति से विकसित हो रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है। जहां आर्थिक प्रवृत्तियां कम है, जहां आर्थिक प्रवृत्तियां सीमित है, आर्थिक गतिविधि आप कह लीजिए, वो कार्बन न्यूट्रलिटी के नजदीक है। क्योंकि यहाँ एमिशन इतना नहीं हो रहा है। एमिशन तभी होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एकदम भारी मात्रा में होती होंगी, वहीं कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है वहाँ कार्बन एमिशन भी कम होगा। अफ्रीकन नेशन आप ले लीजिए, कार्बन एमिशंस में कई दूर है, कई कोसों दूर है, क्योंकि दे आर अंडर डेवलप्ड। भारत देखिए, कार्बन एमिशन अच्छी मात्रा में कर रहा है क्योंकि यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ चल रही है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एट ए रैपिड पेस। यूएसए देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, या किसी भी अन्य डेवलप्ड नेशन देख लीजिए, वहाँ कार्बन एमिशन भरपूर मात्रा में होता होगा। तभी तो वहाँ वृद्धि होती होगी, तभी तो वहाँ मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिलेगा तो इट विल अल्टीमेटली बूस्ट द ईच एंड एंटायर पॉइंट। जैसे गरीबी उन्मूलन हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ऊंचा होना हो, या पर कैपिटा इनकम में सुधार हो, ठीक है। मगर कार्बन एमिशन में वहाँ सुधार होगा तभी ये सब सुधरेंगे, क्योंकि आज की हमारी आर्थिक प्रवृत्ति का जो ढांचा है वो ऐसा है। अब हमें क्या करना होगा कि हमारा आर्थिक प्रवृत्ति का ढांचा ही ग्रीन बनाना होगा।
कि आर्थिक प्रवृत्ति कितनी भी करें हम लोग, मगर उससे हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उसे हम नुकसान ना करें। आज तक की जो आर्थिक नीति थी वो घड़ने में हमने कुछ सोचा ही नहीं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई जब 17वीं सदी में यूरोप में, तो तब हमने सोचा ही नहीं था कि यह औद्योगिक क्रांति के परिणाम हमें क्या चुकाने होंगे, जो धीरे धीरे अब हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कार्बन न्यूट्रलिटी। और आजकल सभी देश जो है ये यहाँ तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, सभी देश। उसमें से कुछ नाटक कर रहे हैं मगर कुछ जेन्युइन है। भारत जो है वो जेन्युइन है, चीन है या आप कह लीजिए अमेरिका है, ये सब नाटक कर रहे हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, वरना उन लोगों के द्वारा आर्थिक प्रवृत्ति जो है वो कम नहीं होगी, प्लस उन लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति का स्वभाव भी वे लोग नहीं सुधारेंगे। वे लोग जैसे ट्रेडिशनल रूप से जो कन्वेंशनल जो मेथड चल रही है, जो पद्धति चल रही है, उसी के साथ वो अपनी वृद्धि की यात्रा आगे चालू रखेंगे। मगर एक दिन हम सबको हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ होकर जेन्युइनली हमें ट्राई करनी होगी टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर कार्बन सिंक्स। देखते हैं, भारत की बाजू से भी त्वरित ही घोषणा की गई, सीमा के इस बाजू 10 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने पूर्वीय राज्य में लगाएगा। यस, अरुणाचल प्रदेश में लगाएगा 10 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये उसकी प्रतिक्रिया है जो वेबसाइट में लेख प्रदर्शित हुआ था और उसके तहत जो चीन ने जाहिरात जो की हमारे सामने, हमारे समक्ष, ये उसकी प्रतिक्रिया देता हुआ लेख है, या आप कह लीजिए यह कदम है। देखते हैं आगे। दो देशों के बीच में वन अपमैनशिप स्थापित करने के लिए सुपर डैम्स को स्थापित करने में लगे हुए हैं। यस, वन अपमैनशिप, देखिए यह एक इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश टर्म जिसे हिंदी में अगर मैं एकदम देसी भाषा में बोलूं तो अपनी टंगड़ी ऊंची रखनी है। देखिए ये इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, मगर अच्छी टेक्निकल भाषा में सुपरमेसी एस्टेब्लिश करना, सर्वोपरिता को स्थापित करना, वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों देश अपनी अपनी सर्वोपरिता साबित करने के लिए ऐसे सुपर डैम्स बनाने का सहारा ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं, दे आर बूस्टिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरे एंटायर हिमालयन रीजन में ये लोग उसके नाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापने का प्रयास कर रहे हैं। शंका यहाँ वो नहीं है कि वो प्रयास कर रहे हैं, डर यह है ये नहीं कि वे लोग प्रयास कर रहे हैं, दोनों बाजू हो, भारत हो या चीन हो, मगर यहाँ इन दोनों के झगड़े में हमारी जो प्रकृति है वो खत्म हो रही है। प्रकृति ऊपर जो दुर्घटना का जो रिस्क है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है अकॉर्डिंग टू राइटर। देखते हैं आगे। ये भी ऐसे क्षेत्र में जो भूविज्ञान की दृष्टि से अस्थिर हो। यस, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी इट्स वेरी अनस्टेबल एरिया। द हिमालयन रीजन इज एक्चुअली वेरी अनस्टेबल एरिया। हिमालयन क्या, दिल्ली तक यह जो पूरा का पूरा विस्तार है वो सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, तो बहुत ही गंभीर एरिया है और रिस्की है। फिर भी ये लोग यहाँ अपनी जो योजनाएं है वो पूर्ण गति से आगे बढ़ रहे हैं। देखते आगे। ये स्पर्धा पिछले 2 दशकों से है। ऐसा नहीं है कि रातों रात गलवान स्टैंड ऑफ हुआ या जो है चीन के साथ कोई अन्य मुठभेड़ हुई और वहाँ से इस योजनाओं का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है, कई वर्षों से चल रही है। इनफैक्ट इट गेन्ड इट्स स्पेस इन लास्ट 2 डिकेड्स। कई वर्षों से चल रही है, मगर पिछले 2 दशकों में विशिष्ट रूप से ऐसी योजनाओं ने बहुत ही गति प्रदान की है। देखिए ये स्पर्धा पिछले 2 दशकों से चल रही है, जिसमें भारत और चाइना का हमारे पास रिसर्च है। देखते हैं पहले भारत की बाजू, अरुणाचल प्रदेश में, उसका संदर्भ में देखते हैं। अभी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। उसमें सबसे प्रथम 600 मेगावाट वाला, जिसे कामेंग प्रोजेक्ट कहा जाता है, कामेंग, जो बिशोम और तेंगा रिवर्स के ऊपर बनाया गया है। दोनों ही पेरिनियल रिवर्स है, दोनों ही हिम नदियां हैं और हिमालय में से ही निकलती है। और एक बात, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी।
और दूसरी 2000 मेगावाट वाला उसका जो है कैपेसिटी है, और उसका नाम है सुबनसिरी। ये नदी का नाम भी सुबनसिरी ही है। ये भी एक हिमालयन नदी है। ठीक है, तो ये हमारी परिकल्पना है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और इस बाजू चीन की जो स्थिति देखें तो चीन ने टोटल 55 प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड किए थे। देयर वर टोटल 55 प्रोजेक्ट्स सपोज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द एंटायर टिबेटियन रीजन। उसमें से 11 योजनाएं पूर्ण हो गई है, यानी कि आप कह लीजिए 20% का जो काम है वो पूर्ण हो गया है। अब सिर्फ 80% काम ही बाकी है। 55 में से 11 जो है वो पूर्ण हो चुकी है, ऑपरेशन में भी आ चुकी है। अब सिर्फ जो अन्य बाकी है 80%, उसका ही काम जिनको देखना है वो भी अति गति से कर रहा है। उसके बाद देखें तो हिमालय क्षेत्रों को अगर भूकंपीय स्थिरता के बारे में उसके संदर्भ में उसकी बात करें तो 20वीं सदी के सबसे बड़े भूकंपों, यानी कि अबव मैग्नीट्यूड ऑफ 8, यहाँ लिखा हुआ है अबव 8 मैग्नीट्यूड की कुल संख्या के 15% अकेले हिमालयन रीजन में थे। देखिए 20वीं सदी के बड़े से बड़े जो भूकंप हुए हैं वो भूकंपों में 15% जो भूकंप थे बड़े, यानी कि 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर, जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकते हैं, बहुत ही नुकसानदायी हो सकते हैं, उसमें से अकेले 15% हिमालय में से हुआ। तो यहाँ इस आंकड़े से हम लोग इंटेंसिटी देख सकते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक अकेले हिमालयन रीजन में एन्युअली देयर आर 40 to 50,000 earthquakes of a small and very small magnitude, या आप कह लीजिए वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल इंटेंसिटी। ठीक है, तो सख्त रूप से यह प्रोन है रीजन पूरा। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र भी बहुत ही भूकंपग्रस्त है। हिमालय के सबसे ज्यादा भूकंप उत्तर पूर्व क्षेत्र में ही हुए हैं। यस, उसमें से भी जो उत्तर पूर्व हमें मालूम है कि हिमालय की शुरुआत कुछ ऐसा होती है और उत्तर पूर्व तक जाता है। यहाँ अरुणाचल है और यहाँ अन्य उत्तर पूर्व के राज्य है। ठीक है, तो ये पूर्वांचल भी कहा जाता है। पूर्वांचल यानी कि पूर्व दिशा वाला हिमालय। अब अकेले ये पूरे क्षेत्र में अकेले ये जो क्षेत्र है ये सबसे ग्रस्त है, सबसे प्रोन है, मोस्ट प्रोन कह लीजिए, मोस्ट प्रोन एरिया। हिमालयन रीजन में भी, एंटायर हिमालयन रीजन में भी उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का, वो मैक्सिमम रूप से आप कह लीजिए भूकंप से ग्रस्त है। देखिए 1950 में जो मैकमोहन लाइन के दक्षिण में भूकंप हुआ था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ, जो कि 8.6 मैग्नीट्यूड का था, बहुत बड़ा था, भयानक था। यह इस खंड का सबसे बड़ा था, एशिया का सबसे बड़ा एवर रिकॉर्डेड। ये बात हमें समझनी है, 1-2 सालों का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एवर रिकॉर्डेड अर्थक्वेक वाज हैपेंड इन द ईयर 1950 इन द साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन। तिब्बत व आसाम में भारी नुकसानी हुई थी। तिब्बत व आसाम में दोनों ही जगह पर इसने नुकसानी को जन्म दिया। पूरे क्षेत्र में भूकंप की असर हुई थी, पूरे क्षेत्र में। क्षेत्र यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें पूरा भारत तो आएगा, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी इसकी असर हुई थी। पाकिस्तान के साथ उस समय के पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में भी इसकी असर हुई थी। म्यांमार में भी यह स्ट्रोक्स की फीलिंग हुई थी, या आप कह लीजिए असर हुई थी। श्रीलंका में भी असर हुई थी इस अर्थक्वेक की। ठीक है, तो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यह अर्थक्वेक ने सब कुछ जो है तबाह कर दिया, सब कुछ हिला कर रख दिया। देखते आगे। अभी हाल ही में जो भूकंप का संदर्भ ले हिमालयन क्षेत्र में, तो सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है 2015 का गोरखा भूकंप। देखिए गोरखा इसका कोई टेक्निकल नेम नहीं है, मगर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यह लेखक के द्वारा यह नाम दिया गया है। एंड प्रोबेबली इट माइट बी यूज्ड फॉर अ मेडन टाइम। क्लियर, पहली बार ही यह लेखक के द्वारा
इस नाम का उपयोग हुआ होगा ऐसा हमें लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी हमारे सामने कहीं नहीं आया है। जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 7.8 का, बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड था। मध्य नेपाल में भारी नुकसान किया। यस, इट एक्चुअली डिवास्टेड एंटायर सेंट्रल एशिया along with capital Kathmandu. Destroyed property of billions of rupees. There were many casualties which were recorded, many casualties. पूरी तरह से भयानक था। इस भूकंप ने नेपाल की 20% जो जल विद्युत क्षमता होती है वो कम कर दी गई। अगर नेपाल 100% उसकी जो क्षमता थी, तो इस भूकंप के बाद वो रह गई सीधी 20 निकल गई, क्योंकि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट सेट किए थे नेपाल ने, उसको भी नुकसान किया यह अर्थक्वेक ने, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई, अवेलेंच आए, तो उसकी वजह से लगभग ऐसा कहा जाता है कि 30 योजनाओं को नुकसान हुआ था। यानी कि टोटल 270 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाज अफेक्टेड। और अगर पैसों में नुकसानी की बात की जाए, अगर सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो दूसरी कोई नुकसानी की बात नहीं हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी को यहाँ नहीं गिना जा रहा है, यहाँ समझना है। काठमांडू में कोई घर ध्वस्त हो गया तो उसको यहाँ नहीं गिना जाएगा, मगर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसानी हुई है इस अर्थक्वेक से, वो अकेले ही $200 मिलियन है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फिगर है। तो दिस वाज द सिनेरियो। देखते आगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक पाराराष्ट्रीय यानी कि ट्रांसनेशनल है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वन नेशन टू द अदर। एशिया की आबोहवा का मुख्य चालक है। इट इज अ चीफ ड्राइवर। एशिया की आबोहवा का चीफ ड्राइवर है, यह कहने में जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि हिमालय का कद इतना विशाल है और इसका फैलावा भी इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश की यह आबोहवा को डोमिनेट करता है। भारत की आबोहवा को तो डोमिनेट करता ही है। भारत के साथ साथ एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ साथ पूरे एशिया की आबोहवा को भी यह ड्राइव करता है। यह जो है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। और हमें तो मालूम ही है कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में मानसून जो है, ठीक है, वो होता या नहीं, उसके ऊपर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। भारत में गर्मियों की ऋतु होती या नहीं, उसके ऊपर भी प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आइस एज होता अगर हिमालय नहीं होता तो। रशिया और चाइना की जो सारी ठंडी है, या आप कह लीजिए जो सारी सर्दियाँ हैं, वो सब भारत में होती। कनाडा जैसा भारत होता संभवतः, मगर हिमालय है तो आज हमारी लाइफ थोड़ी अलग है, थोड़ी अच्छी है। संख्याबद्ध नदी तंत्र का विकास यहाँ से होता है। यस, न्यूमरस रिवर सिस्टम्स आर एमर्जिंग फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, या माउंटेन रेंज कह लीजिए। हम कई हिम शिखरों का भी घर है। कई हिम शिखर, देयर आर मेनी ग्लेशियर्स, देयर आर मेनी 5000, देयर आर मेनी 6, देयर आर मेनी 7 एंड देयर आर मेनी 8 विच आर अंडर हिमालयन माउंटेन सिस्टम। आज ये पूरी पर्वत श्रृंखला अवनति की कगार पर खड़ी है। यस, इट्स स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो संकट है वो कई गुना बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से भी जो डिजास्टर का संकट है वो कई गुना बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा संकट है, ये हमें सबको मालूम है, बिकॉज इट इज डिग्रेडिंग द एंटायर क्लाइमेट, एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ हिमालयन रीजन by melting the glaciers at a very high speed. देखते आगे। संशोधित लेख संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है, उसके तहत हम लोग अर्थक्वेक के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। अर्थक्वेक और इंडिया का जो दोनों के बीच का जो संबंध है वो भी देखेंगे, और भारत में कौन सी संस्था यह सिस्मोलॉजी के बारे में जो है काम करती है उसका भी यहाँ थोड़ा ब्रीफली जिक्र देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर्वप्रथम अबाउट अर्थक्वेक्स, जिसका नाम हम हिंदी में कह सकते हैं भूकंप, यानी कि भू यानी कि जमीन, कंप यानी कि वाइब्रेशन। तो जमीन का कंप, जमीन का वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड भूकंप। देखते हैं ऊर्जा से भरी भूकंपीय तरंगे
जब पृथ्वी के आर पार प्रसार होती है तब कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप कह सकते हैं या कहा जाता है। देखिए, भूकंपीय तरंग, ये हमें ध्यान रखना है, सिस्मिक वेव्स, यही मुख्य कारक है कंपन के। जो वाइब्रेशन हमें फील होता है उसके मुख्य कारण ही यह सिस्मिक वेव्स है, जो तरंगे प्रसार होती है जमीन के मध्य में से, यानी कि आप कह लीजिए थ्रू द मीडियम, थ्रू द अर्थ। दे आर द चीफ रीजन फॉर वाइब्रेशन, दे आर द चीफ रीजन फॉर अर्थक्वेक। और एक बात देखिए, अर्थक्वेक का क्या है कि इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड इजीली, एक्चुअली इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड एट ऑल। ठीक है, आज के समय हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का जो है विकास नहीं हुआ, ऐसा कोई इनोवेशन नहीं हुआ कि जिससे हम लोग अर्थक्वेक को फोरकास्ट कर सके, अर्थक्वेक का, भूकंप का पूर्वानुमान कर सके। ऐसी हमें टेक्नोलॉजी आज दिन तक नहीं बनी है। हालांकि हमारे जो सिस्मोलॉजिस्ट है, जो कि इस क्षेत्र में अपना अभ्यास कर रहे हैं, वो संशोधन कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मगर इट्स नॉट इजी to forecast an earthquake as like our scientists are playing, we are doing well in the case of storm, in the case of predicting monsoon, in the case of predicting tsunami. They can be predicted because their nature is different. Here the nature of earthquake is so different that it's impossible to forecast it, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये रही एक बात। ठीक है, दूसरी बात अगर देखें तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए, हम अभी खड़े हैं, वो क्रस्ट है पृथ्वी का, वो क्रस्ट थोड़ा जो है चौड़ा होता है, वो हमें मालूम है, और उसकी चौड़ाई लगभग 7 से 100 किलोमीटर तक की होती है, वो हमें मालूम है। ठीक है, तो उसके नीचे एक टेक्टोनिक प्लेट्स का एक पूरा सा वेब रहता है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही होती है बहुत ही तेजी से। तो अगर मुझे आपको विजुअलाइज कराना हो तो कुछ ऐसे, देखिए, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, देयर इज मल्टीपल लेयर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दे आर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इन अ वाइस वर्सा डायरेक्शन। एक लेफ्ट की ओर जा रही है, दूसरी राइट की ओर जा रही है। और अगर इसमें किसी भी समय टकराहट हो गई किसी भी बिंदु पर, तो वो टकराहट जो है वो सिस्मिक वेव्स को जन्म देती है। दिस विल ट्रिगर द एमर्जेंस ऑफ सिस्मिक वेव्स। वहां से सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है, फिर वो ट्रैवल करती है, विच विल ट्रिगर अर्थक्वेक। और इसको ट्रैक करना आज दिन तक तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो दिस वाज द अर्थक्वेक एंड हाउ इट वर्क्स। अगर वेव्स को टेक्निकली देखें तो कई प्रकार की यहाँ वेव्स हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 4 प्रकार इसके बोल सकते हैं या बना सकते हैं। अगर इसको विभाजित करना हो तो बॉडी वेव्स सर्वप्रथम, दूसरी रहेगी सरफेस वेव्स, तीसरी रहेगी रेयली वेव्स। यह एक सिस्मोलॉजिस्ट का नाम है, उसके नाम को समर्पित है यह तरंग का नाम। और बाद में लू वेव्स। ठीक है, इसमें से ये जो 2 है ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, मगर अगर इन दोनों की बात करें, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स की, तो बॉडी वेव्स के भी फर्दर 2 प्रकार कर सकते हैं हम लोग, जिसमें P और S का समावेश होता है। P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव्स। दोनों में थोड़ा अंतर है। देखिए, जो प्राइमरी वेव्स है वे सबसे प्रथम निकलने वाली वेव्स है एपिसेंटर से, जहां टेक्टोनिक प्लेट के बीच में टकराहट हुई उसको हम लोग एपिसेंटर बोलेंगे, या
आप लोग उस एपिसेंटर के तहत याद रख सकते हैं। तो वहां से सबसे प्रथम जो तरंग उत्पन्न होगी और आगे बढ़ेगी वो होगी प्राइमरी वेव्स, इसलिए उसे प्राइमरी कहते हैं। इट विल बी फर्स्ट टू बी बोर्न। अब बहुत ही गति से, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगी, तेज गति। दूसरी खासियत अगर देखें प्राइमरी वेव्स की, तो इट कैन ट्रैवल इनटू एनी मीडियम, या किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम में आगे बढ़ सकती है। ट्रैवल एनी मीडियम। इतनी तेज है, ध्वनि की गति से भी तेज है। और इसकी एक अच्छी खासियत ये है कि अगर ये वातावरण में, हवा में यह अगर आगे बढ़ेगी, if it will transport in the medium of air, then it will be transforming in a form of sound waves. If air, then it will become a wave, kind of sound wave, kind of sound wave. अब अगर सेकेंडरी वेव्स की बात करें, तो सेकेंडरी वेव्स emerges after the emergence of primary wave. प्राइमरी वेव का जन्म हो गया एक बार एपिसेंटर से, उसके पश्चात सेकेंड वेव्स का जन्म होगा। ये भी ट्रैवल कर सकते हैं, मगर यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, दे कैन ट्रैवल बट देयर स्पीड इज स्लो इन कंपैरिजन टू द वेव्स पी। प्राइमरी वेव्स की गति के तुलना में सेकेंडरी वेव्स की गति थोड़ी कम होती है, और अगर आंकड़ा देखें तो 40% कम होती है, 40% डाउन स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव्स इन कंपैरिजन टू प्राइमरी वेव्स। प्लस इसका जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड माध्यम से ही होगा। सॉलिड के बाद अगर पानी आ गया तो दे विल स्टॉप फ्रॉम देयर, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर पी के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। पी में पानी आए, हवा आए, जमीन आए, कोई भी आए, वो अपनी गति से ही आगे बढ़ेगी। अगर हवा की बात करें, हवा के माध्यम में, तो थोड़ी सी स्पीड उसकी कम होगी, ध्वनि के स्पीड की जैसे होगी, मगर दूसरे दो माध्यम में इसकी गति बहुत ही ज़्यादा होगी, इनफैक्ट साउंड से भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये सॉलिड की बात हुई। तो अगर हम दोनों की संदर्भ में देखें, दोनों के संदर्भ में दोनों का कंपैरिजन एक बार करें, तो पी वेव्स सबसे प्रथम वे उत्पन्न होते हैं, तेज गति से ट्रैवल करते हैं, दे कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। अगर एयर में ट्रैवल करेंगे, एयर मीडियम से, देन दे विल रिएक्ट एज ए साउंड वेव, और ध्वनि के तरंगों की गति से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो वे बाद में उत्पन्न होंगे, पी के बाद वे भी ट्रैवल करेंगे, मगर पी वेव्स से उसकी जो गति है वो थोड़ी कम होगी, 40% कम होगी, और ये सिर्फ एक ही मीडियम में, सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण तरंग थे भूकंप के। दूसरा, अगर सरफेस वेव्स की बात करें, तो सरफेस वेव्स सबसे प्रथम तो उसके नाम पर ही जो है इसका कार्य है या इसका स्वभाव है, दे कैन ओनली ट्रैवल हॉरिजॉन्टली इन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आई एम सॉरी, क्लियर, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही वे हॉरिजॉन्टली जो है वे आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल हॉरिजॉन्टल ऑन अर्थ सरफेस, और इसकी जो गति है वो बॉडी वेव्स से कम होगी, बॉडी वेव्स से कम गति, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी से भी कम स्पीड में ये आगे बढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी से भी कम स्पीड में आगे बढ़ेंगे। प्लस जहां से उत्पन्न हुए हैं, तो वो पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी गति और उसकी ताकत कम हो जाएगी, गति व ताकत कम हो जाएगी आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से। और नुकसान के लिए, पृथ्वी की सतह पर नुकसानी के लिए यही वेव्स जवाबदार है, सरफेस वेव्स है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल करते हैं, उसके बीच में जो भी है उसको मार देंगे, गिरा देंगे। ठीक है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एज दे
ट्रैवल फर्दर दे बिकम वीक, और दे ट्रैवल फर्दर, या कह लीजिए दे ट्रैवल in the speed which is less than the speed of body waves, which is less than the speed of primary and secondary waves. ठीक है, तो ये सिस्मिक वेव्स की बात हुई। अब अगर हमें थोड़ा टेक्निकली देखना है तो यहाँ एक हमारे पास फोटोग्राफ है जिसमें लेयर्स ऑफ अर्थ हमें दृश्यमान है। अलग अलग लेयर्स की बात हुई है। यहाँ कोर भी हमें दिखाया गया है, उसके ऊपर का जो इनर कोर है, ये रेड वाला पोर्शन पूरा इनर कोर है, यह आउटर कोर है। यह जो पूरा का पूरा है ये रहेगा मेंटल, उसके ऊपर अपर मेंटल आएगा, उसके ऊपर एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के ऊपर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा, और उसके ऊपर हमारा सरफेस का क्रस्ट आ जाएगा। तो दिस इज द लेयर्स ऑफ अर्थ। ये एकदम बेसिक सी बात है, मगर यहाँ क्या होता है ये हमें देखना है। देखिए लिथोस्फीयर जो है, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, यानी कि ये एरिया में, ठीक है, यहां ऐसे घूमती रहती है, छोटी बड़ी घूमती रहती है, मगर जब वो एक दूसरे के साथ टकराएगी तो वे सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक तरंग उत्पन्न करेगी। वो तरंगों से भूकंप की अनुभूति हमें हो सकती है। ठीक है, तो एंटायर दिस प्ले इज हैपनिंग हियर। बीच के जो हमारा जो लिथोस्फीयर है, जो कि क्रस्ट से थोड़ा नीचे है, वहां यह पूरा का पूरा खेल होता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो इसका जो फोकस वगैरह होता है वो जमीन में कई किलोमीटर नीचे होता है। इसका कारण यह है कि यह सब घटना लिथोस्फीयर में घट रही है। लिथोस्फीयर में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और उसके टकराव से यह भूकंप उत्पन्न होता है। और ये तो बात हमने देखी कि भाई कैसे सरफेस वेव्स जो होते हैं वे भूकंप के द्वारा नुकसानी करते हैं, लोगों का जो है लोगों को ही जान ले लेते हैं, या प्रॉपर्टी की भी नुकसानी होती है। मगर यह अर्थक्वेक अकेला नहीं है। अर्थक्वेक अगर आया तो संभवतः सुनामी आ सकती है, संभवतः वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, उसके जो आफ्टर शॉक होते हैं, ट्रिमर्स होते हैं, छोटे छोटे कंपन होते हैं, ये भी जो है बढ़ जाते हैं। तो भूकंप अकेला ही कोई एक दुर्घटना नहीं है, मगर वो एक दुर्घटनाओं की श्रृंखला है पूरी, जिसके तहत जिसका नाम मैंने लिया सबसे प्रथम सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, आफ्टर शॉक, ट्रिमर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं वे हो सकती है अकेले भूकंप के द्वारा। यस, देखिए अगर भारत के संदर्भ में देखें, इंडिया एंड अर्थक्वेक, तो हमें मालूम है कि हमारे कई सारे प्रदेश जो है वे सिस्मिक जोन 5 में है, जिसमें हमारी राजधानी दिल्ली का भी समावेश होता है, संपूर्ण हिमालयन क्षेत्र का समावेशन होता है। हिमालयन क्षेत्र में जितने राज्य है वे सब राज्य, संपूर्ण उत्तर क्षेत्र जो है वो भी 5th सिस्मिक जोन में है। गुजरात के संदर्भ में देखें तो कच्छ का जो एरिया है वो भी सिस्मिक जोन 5 में है। और अभी न्यू जो रिसर्च आ रही है उसके मुताबिक ऐसा भी लग रहा है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, वो संपूर्ण घाटी भी सिस्मिक जोन 5 के तहत है। यहाँ भी नीचे फॉल्ट लाइन जो है बन गई है और किसी भी समय एक बहुत ही बड़ा विनाशक भूकंप हो सकता है। ठीक है, तो भारत और भूकंप का संबंध तो वेदों के समय से चला रहा है। आगे हम लोग एक सूची देखेंगे, इट इज अ लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स व्हिच इज हैपेंड इन इंडिया, जो सूची 17वीं सदी के भूकंप से शुरू होती है और जो लास्ट वन जो बड़ा भूकंप हुआ था नोटिसेबल, वहां तक की बात करती है। ठीक है, तो बहुत ही पुराना है और भारतीय सरकार ने इस पूरे जो है क्षेत्र में, इस पूरे डायमेंशन में अपनी पकड़ को अच्छी करने के लिए, भूकंप के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक समर्पित नेशनल सेंटर, राष्ट्रीय केंद्र का
जो गठन कर दिया है, जिसे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी कहा जाता है या नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मिक हम लोग कह सकते हैं, जो कि नोएडा स्थित है। ये इसका ही लोगो है। शॉर्ट फॉर्म में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी कहा जाता है, नोएडा, एंड विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंसेस नामक एक मिनिस्ट्री है, एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री है, जिसके तहत यह डिपार्टमेंट आता है। और यह मिनिस्ट्री का गठन 2006 में हुआ था। नई मिनिस्ट्री है कंपैरेबली। कुछ 4-5 ऐसी संस्थाएं थी जिसको एक करके, जिसका यूनिफिकेशन करके यह एक पूरी की पूरी स्वतंत्र समर्पित मिनिस्ट्री बना डाली गई। अगर इस 5 डिपार्टमेंट या 5 संस्था की बात करें तो उसमें कई सारे थे। सर्वप्रथम मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट था, इंडियन मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। दूसरा मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग सेंटर था, इसको भी यूनिफाई कर दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट, और आखिरी में द अर्थ रिस्क इवोल्यूशन सेंटर। अर्थ रिस्क इवोल्यूशन सेंटर। ठीक है, इन 5 संस्थाओं को एक करके, इसको यूनिफाई करके यह एक नई समर्पित मिनिस्ट्री को बना डाला। 2006 में इसको प्रस्थापित कर दिया। आज इसके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स है, और इसमें से जो एक डिपार्टमेंट है वो है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, जो कि नोएडा स्थित है, जो हमने बात की। अगर नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के कार्य के बारे में देखें तो मुख्यतः 3 कार्य है इसके। सर्वप्रथम अर्थक्वेक को मॉनिटर करना, दूसरा कार्य है वो है अर्थक्वेक हजार्ड्स एंड रिस्क मॉनिटरिंग करना, और तीसरा कार्य जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना। ये 3 मुख्य कार्य है जिसको जो है, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी को दी गई है। यह सेंटर ने 2017 में एक ऐप लॉन्च की थी, जिस ऐप का नाम था इंडिया क्वेक। इसका उद्देश्य था रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना अर्थक्वेक के बारे में। इंफॉर्मेशन रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और शुरुआत इसकी कर दी गई थी 2017 में, ताकि भारतीय नागरिकों को अर्थक्वेक के बारे में माहिती जो है वो त्वरित ही मिल सके, त्वरित ही मिल जाए। ठीक है, तो ये बात रही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की। देखिए, ये हमारे पास सूची है अर्थक्वेक्स इन इंडिया की, जिस सूची में यहाँ 2017 का जो 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जो कि भारत और बांग्लादेश में आया था, यानी कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, वो आखिरी नोंदनीय था। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे है, मगर बड़ा कोई जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पुराने अर्थक्वेक्स की बात आएगी। ठीक है, अगर इसमें हम लोग आखिरी एंट्री देखें, देखिए ये थोड़ी लंबी सूची है और यहाँ हम लोग एक एक का जो है जिक्र नहीं कर सकते, और एक एक का जिक्र करना एकेडमिकली भी ज़्यादा महत्व नहीं है इसका। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी समझ के लिए, यह याद नहीं रखना है मगर आपकी समझ के लिए एक बार देख सकते हैं। विकिपीडिया में यह पूरी सूची अवेलेबल है। अगर आप डालेंगे अपने कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फ़ोन में लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया, तो इट विल गाइड यू टू विकिपीडिया। बहुत ही बड़ी अच्छी सूची है, और सिर्फ भारत की ही नहीं, तो आपको अगर भारत के सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी माहिती चाहिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कह लीजिए आज का तिब्बत हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, म्यांमार हो, कोई भी हो, तो उसकी माहिती भी आपको मिल सकती है। पाकिस्तान हो, उसकी माहिती भी आपको वहाँ मिल सकती है। मगर यहाँ हम लोग सिर्फ कुछ जो 1-2 जो हमें देखनी है वही देखेंगे। देखिए, 1618 इज द ईयर। 26 मई 1618 बॉम्बे में एक भूकंप आया था, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, मगर इसमें कैजुअलिटीज हुई थी 2000 लोगों की।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि इट विल बी ए सीवियर डैमेज। यह अर्थक्वेक ने बहुत ही भारी मात्रा में नुकसानी की होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर 1819 में 16 जून को गुजरात में बहुत ही भयानक हुआ था, जो 7.7 या 8.2 के बीच में था। फिर उसके बाद कश्मीर में हुआ था, बिहार काठमांडू डेक्कन प्लेटू में हुआ था 19वीं शताब्दी में, रण ऑफ कच्छ में हुआ, आसाम में हुआ, अंडमान निकोबार, ये सब 19वीं शताब्दी के हैं। यहाँ तक 19वीं शताब्दी चल रही है, कांगड़ा तक। आखिरी वाला 1897 में आया था, जो कि शिलोंग इंडिया में था, यानी कि मेघालय में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न हिमालय, जो कि एक भूकंप प्रोन जोन है अंडर जोन 5। ठीक है, तो दिस वाज द लिस्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, मुझे लगता है कि यह पूरे टेबल की चर्चा करना एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा हमारे लिए, तो हम लोग वो उसको पूरा का पूरा थरली देखने से बचेंगे। आप लोग देख सकते हो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, जब आपको मन करे तब। कुछ अन्य तथ्य है जो हमें देखना है, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होंगे, तो इस तथ्यों को देखने के बाद आज के सेशन को पूर्ण करेंगे। देखिए, सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया 2002 का मैप है। अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हजार्डस डैमेज। 59% यानी कि 60%। अगर 100 चौरस किलोमीटर है तो उसमें से 60 चौरस किलोमीटर तो ऐसे है जहां कहीं किसी भी समय के किसी भी बिंदु पर भूकंप आ सकते हैं। देखिए, ये एक कलर कोडिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है हमारे पूरे भारत का, जिसमें जो ब्लू वाला है वो जोन 2 है, फिर येलो वाला विल बी जोन 3, ऑरेंज विल बी जोन 4 एंड रेड विल बी जोन 5। अब आप देखिए रेड कौन कौन सी जगह है यहाँ। कश्मीर वैली, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश का एरिया, यहाँ उत्तराखंड का, हिमाचल का, दोनों का एरिया। उसके बाद यहाँ नेपाल के नीचे बिहार में थोड़ा सा प्रोन एरिया है, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन। मेनलैंड इंडिया में देखें तो कच्छ अलोन, और यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि थोड़ा पुराना है, मगर यहाँ भी जोन 5 हो चुका है। दिस इज ऑल्सो बिकम जोन 5, जो कि हमारा दिल्ली है। ठीक है, फिर ब्लू कलर में है वो सेफ है थोड़े बहुत, जो कि जोन 2 में फॉल करते हैं। वहाँ चांसेस कम है अर्थक्वेक के, या फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। येलो में दे आर जोन 3 एरियाज, देख सकते हो आप, गुजरात का एरिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंटायर महाराष्ट्र, गोवा तक, केरला भी शामिल हो गया है जोन 3 में। यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ विस्तार है जो कि जोन 3 में है, और यहाँ जो छोटा नागपुर प्लेटू है ईस्टर्न साइड पर, वो भी जोन 3 के अंडर फॉल करता है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। देखिए, यहाँ एक हमारे पास टेबल भी है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जोन 5 से शुरू किया गया है, वेरी हाई रिस्क जोन, वेरी हाई रिस्क जोन, जोन 5। जोन 4 हाई रिस्क जोन, वेरी निकल गया, खतरा तो है मगर बहुत ही खतरा नहीं है। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन, हल्का सा खतरा है, और जोन 2 लो रिस्क जोन, बहुत ही निम्न जो है कक्षा का खतरा है, यानी कि बहुत ही कम खतरा है। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर बाइफर्केशन ऑफ सिस्मिक जोन्स। देखिए, ये फोटोग्राफ भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, जिसमें भी सेम डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फिर से जोन 5 को देख सकते हैं, जोन 3 को देख सकते हैं, जोन 2 को देख सकते हैं, और जोन 4 को भी देख सकते हैं एंटायर इंडिया की के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये तो कलर कोडिंग थोड़ा अलग किस्म का है, और जो हमने पिछला कलर कोडिंग देखा वो भी थोड़ा अलग किस्म का था। हमने इस पूरे आज के सेशन में हमने लेखक ने जो हमको विषय दिया अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट का, और उसने जो चीन और भारत की नीतियों की निंदा की,
उसको भी देखा। उसके बाद हमने हमारे कुछ तथ्य देखे जो कि संशोधित थे। तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।